अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स एसओसी 101 का टॉपिक नंबर 39 to 45 तक ख़त्म करवाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 39 का टाइटल है इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसमें बेसिकली बात ये की गई है कि इम्प्लीकेशंस क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि लाइक जो नंबर ऑफ़ पीपल है जब वो इंक्रीज़ होता है किसी जगह पर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को अफेक्ट करता है। जैसे कि इसमें हार्ड फैक्ट्स हैं, समरी और कंक्लूजन वगैरह के बारे में बताया। अगर इकोनॉमिकली अब हम बात करें इसकी, तो रिसोर्सेज को मतलब शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि मनी के रिसोर्सेज हो गए, वो भी मतलब कि ज़्यादा लोगों में अगर कम पैसे और ज़्यादा लोग हों तो उसको भी जो है वो शेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके अलावा जो है लेस मनी टोटल अमाउंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इशू बनाएगी लेस मनी की। बेसिकली इसका एग्जांपल इस तरीके से, जैसे केक का पीस है अब और उसको खाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। फर्दर उसके अलावा ये कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है अगर हम उसको मतलब कि शेयर करें काफ़ी ज़्यादा लोगों में, तो वो जो मनी की अमाउंट है वो काफ़ी लोगों में कम हो जाएगी। लाइक अगर एक 100 रुपीज़ की जो नोट है या जो वैल्यू है वो हम लोग अगर 2 लोगों में करते हैं तो हाफ हाफ होगा। इससे अगर वो हम लोग 10 में करते हैं तो उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही जो उसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी। अगर हम जॉब के क्राइटेरिया में देख लें एम्प्लॉयमेंट के, तो जितनी पॉपुलेशन ग्रो अप हो चुकी है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं, मतलब इनफ जॉब्स नहीं है लोगों के लिए, लोग मतलब अनएम्प्लॉयड भी हैं। फर्दर ये कि एजुकेशन का अगर हम जो है फील्ड उसमें देखें तो एजुकेशन काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रही है। स्कूल्स अच्छे से बिल्ट नहीं हो रहे, पढ़ने वाले मतलब कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं, जिसकी वजह से जो काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो मतलब कि एबल नहीं है रीड या राइट करने के। और उसके अलावा जो लोग हैं वो मतलब लैंड्स की डिवाइडेशन शुरू हो चुकी हुई है। लाइक जितने ज़्यादा लोग हैं उतने मतलब जो फार्म्स है बेसिकली जो जो हमारी एग्रीकल्चर की जो लैंड्स हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं, मतलब लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो काश्तकारी का सारा सिलसिला है वो भी काफ़ी हद तक इससे डैमेज हो रहा है। फर्दर ये कि जो मतलब पोल्यूशन है, मतलब एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मतलब कि जो दरख्त वगैरह वो काटे जा रहे हैं बहुत जल्दी तेज़ी के साथ, जिसकी वजह से मतलब कि हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा जो सिटी है उसमें ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब पोल्यूशन वगैरह सब इसमें डैमेजेस वगैरह बताए हैं कि लाइक पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या क्या डैमेजेस आ रहे हैं। फर्दर ये इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक प्राइमरी टीचर्स रिक्वायर हैं, या फिर ये जो भी इसमें टेबल्स बनाए हैं हेल्थ के इश्यूज़ हैं। और उसके अलावा जो लास्ट पे इसमें बेसिकली बात की गई है वो ये कि इस किस्म की प्रॉब्लम के साथ गवर्नमेंट को डील कैसे करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को तो बेसिकली यही ओवरव्यू है, लाइक कि गवर्नमेंट को प्लान्स करना चाहिए कि वो प्रॉपर रिसोर्सेज दे सके लोगों को। उसके अलावा उन्हें फोकस करना चाहिए कुछ चीज़ों पे, फैक्टर्स पे सोसाइटी के, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, या जॉब्स वगैरह की जो वैकेंसीज़ है उसको। उसके अलावा उन्हें कंसीडर करना चाहिए हर किसी को सोसाइटी में इम्पोर्टेंट, स्पेशली वुमेंस को और यंग लोगों को पॉवर्टी के साथ फाइट करना चाहिए। उसके अलावा हेल्थ को एक बिग चैलेंज के तौर पे उन लोगों को लेना चाहिए, लाइक उन्हें हेल्थ ही सोसाइटी बनानी चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, मेडिकेशंस प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग्स करनी चाहिए, पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी लेके फ्यूचर प्लानिंग्स करनी चाहिए कि मतलब सोसाइटी में कितनी पॉपुलेशन हो, और मतलब कि किस तरीके से पॉपुलेशन कम करें या पॉपुलेशन बढ़ाएं। इस बारे में भी काफ़ी हद तक उनको इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए और प्लानिंग्स करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 40 की बात करें पॉपुलेशन पॉलिसी, तो इसमें बेसिकली डिस्कस ये कर रहे हैं कि मतलब पॉलिसीज़ बनानी चाहिए पॉपुलेशन के लिए। अब बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन पे आए पॉपुलेशन पॉलिसी की, तो इससे हम कहेंगे कि ऐसा सेट ऑफ रूल्स है या प्लान्स है जो कि गवर्नमेंट बनाती है मैनेज करने के लिए लोगों की ज़िंदगी किसी भी कंट्री में। और इस पॉलिसी में बेसिकली चेंजेस भी आते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जैसे कि इसमें डिफरेंट रीजंस हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी क्यों होनी चाहिए बेसिकली।
तो अब जो पॉलिसी का बनाने का हमारा मेन मकसद है वो तो बेसिक ये है कि हम लोग अपनी जो जॉब्स में स्टेबल कर सकें। उसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में काफ़ी हद तक इसमें है कि जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होगी तो जॉब्स मिलेंगे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। अब जैसे कि एग्जांपल अगर हम इसकी लें तो बेसिकली हो ये रहा है कुछ कंट्रीज़ में, इवन हमारी कंट्री में भी, कि जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो चुका हुआ है और जो मतलब कि बर्थ रेट है वो इस हद तक बढ़ चुका हुआ है कि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। जैसे कि जॉब्स का मसला आ रहा है, स्कूल का, पॉपुलेशन वगैरह का। इवन पाकिस्तान में भी जो है वो चिल्ड्रंस की जो बर्थ रेट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका है। उसके अलावा अगर गोल की बात कर लें पब्लिकेशन पॉलिसी के, तो उनका बेसिकली गोल ये है कि वो जो चिल्ड्रंस हैं वो वुमेंस को बताएं कि मतलब आपने लाइक पर वुमन कितने चिल्ड्रन होने चाहिए। उसके अलावा पॉपुलेशन को किस तरीके से रीज़नेबल रेट में रखा जाए। फर्दर ये कि जो इनकी पॉलिसीज़ है उसमें ये भी है कि वो अचीव करें एक बैलेंस, मतलब एक बैलेंस जो अचीव करना चाहिए उन्हें, कोई रिसोर्सेज में और नंबर ऑफ़ पीपल्स में। मतलब रिसोर्सेज हमारे पास कम है, वसाइल कम है और लोग ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट को राइट इन्फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करनी चाहिए फैमिली प्लानिंग के बारे में। और जो है उसके अलावा इम्प्रूव करना चाहिए उनको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स को, अपने पुअर एरियाज़ में उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और मतलब इस किस्म के काम करने चाहिए। फर्दर हम बात कर लें इसकी कुछ और, तो लाइक उन्हें प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो मतलब प्रिकॉशंस करनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। वो तो यही है कि गवर्नमेंट एजुकेट करे लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में, उन्हें बताया कि वो उसको एक्सेस करें। फर्दर ये कि ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप के साथ मिलकर वर्क करें ताकि इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके उतनी स्प्रेड हो। ओवरऑल जो पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन पॉलिसी का पर्पस है वो यही है कि वो बैलेंस क्रिएट करके रखें रिसोर्सेज में और नंबर ऑफ़ पीपल्स में। और उसके अलावा वो मेक श्योर करें कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है और वो फैमिलीज तक कैसे प्रॉपर पहुंचानी है उनकी फैमिली प्लानिंग्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लें तो इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। इसमें बेसिकली इसके 5 पॉइंट्स डिस्कस किए गए: नेचुरल इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ग्लोबल डायमेंशन, हिस्टोरिकल डायमेंशन, कल्चरल पैटर्न, ग्रोथ एंड लिमिट्स। और फर्स्टली अगर नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि जो रिलेशनशिप एनवायरमेंट और सोसाइटी का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा उन्होंने इसके इम्पैक्ट्स बताए। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे इंक्लूड है लाइक जो भी हमारे एवरीथिंग अराउंड अस, मतलब हवा, पानी या ज़मीन, जो भी हमारे इर्द गिर्द है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। इवन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमें एक होम लाइक एक नेचुरल होम प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा वो हमें रिसोर्सेज दे रहा है और मैनेज कर रहा है जो हमारी वेस्ट है उसको। उसके अलावा वो इंटर रिएक्ट लाइक अगर जब तक ह्यूमंस की प्रॉब्लम कॉज नहीं करता इन्वायरमेंट हमें हर्ट नहीं करता। बेसिकली ह्यूमंस हर्ट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट उसका रिएक्शन तो देगा। फर्दर ये कि इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी जो है वो स्टडी है बेसिकली लिविंग थिंग्स की, लाइक जो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। अब लिविंग थिंग्स में ह्यूमंस भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं। सो इसमें अदर स्पीशीज़ भी आती हैं, जैसे प्लांट्स का मैंने बताया जो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं। बट फर्दर ये कि कल्चर और एक्शंस भी इसमें चेंज होते रहते हैं और पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसमें कुछ ना आप डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक के पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी काफ़ी हद तक हमारी जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फर्दर ये कि ग्लोबल डायमेंशंस की बात कर लें तो ग्लोबल डायमेंशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो लिमिटेड नहीं है। मतलब कि अगर ग्लोबल सिस्टम में कोई चेंज आ रहा है कि इन्वायरमेंट के किसी एक हिस्से में चेंज आ रहा है तो पूरा प्लैनेट मतलब पूरी जो अर्थ है वो उससे अफेक्ट होगी। पूरी अर्थ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाएंगे। हिस्टोरिकल डायमेंशन में अगर हम देखें तो ह्यूमंस जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, पावर काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं, जिसकी वजह से जो है नेचर पर काफ़ी हद तक बुरे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। मतलब कि जो ग्रोथ पॉपुलेशन की हो रही है लाइक टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो डेथ रेट भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि पहले जो बीमारियां थी उनका इलाज नहीं मिलता था, सो लोग जल्दी मर जाते थे, या फिर उसी तरीके से बर्थ रेट था। तो इस वजह से भी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट पर जो है असरअंदाज हो रही है।
फर्दर बात करें कल्चर पैटर्न्स एंड ग्रोथ लिमिट्स की, तो इसमें बेसिकली डिस्कस ये कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कल्चरल पैटर्न्स है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ह्यूमंस और मतलब इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को। अब इसमें जो है हमारी डिज़ायर्स होती हैं कि कंफर्टेबल मटेरियल हो, उसके अलावा जो है वो हम लोग प्रोग्रेस करें, ओवर कंजप्शंस हों, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो रहा है, डैमेज हो रहा है। इन्वायरमेंटल जो लिमिट्स हैं वो हम क्रॉस करते जा रहे हैं। फर्दर ये कि हमें अब चाहिए कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करें, प्रोडक्शन रेट को कंट्रोल करें, रिसोर्सेज जो है वो तरीके से यूज़ करें, उसके अलावा इन्वायरमेंट को डैमेज करना बंद करें, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी हमें मतलब फेस करनी पड़ सकती है अगर हम स्टिल इन्वायरमेंट को डैमेज करते रहे तो। चैप्टर नंबर 42 में उन्होंने बताया इन्वायरमेंटल इश्यूज़। अब बेसिकली इसमें 6 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने काफ़ी मतलब डिस्कस किए हैं डीपली। सो बेसिकली इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हो रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी कॉज हो रहे हैं, उसके अलावा कल्चरल चेंजेस में भी। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा पहला इशू है वो सॉलिड वाटर डिस्पोजल सोसाइटी। अब इसमें हुआ ये कि जो जैसे कि यूएस है या कोई भी ऐसी कंट्री जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, वो जो अपने डिस्पोजेबल लाइक जो अपना मटेरियल वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं, जिसको उन्होंने एक थ्रो अवे कल्चर का नाम दिया हुआ है। जब वो लाइक चीज़ें डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमारे लैंड्स को पोल्यूट कर रही है, हमारा एनवायरनमेंट डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हमारा एनवायरनमेंट बल्कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे भी देख लें तो जो फैक्ट्रीज़ का गंदा पानी आ रहा है वो हमारी नहरों में जा रहा है, उसके अलावा उधर डैमेजेस आ रहे हैं, हमारे मतलब समुंदर में वेस्ट जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जो जानवर हैं, जो हमारे वाटर स्पीशीज़ हैं, सी स्पीशीज़ हैं, उनको काफ़ी हद तक मसला आ रहा है। अब इसका बेटर हल ये है सॉलिड वेस्ट का कि इसको हम लोग रिसाइकिल करें, ना कि हम इसको ऐसे वेस्ट करते जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो। सेकंड पॉइंट है प्रिवेंटिंग क्लीन वाटर। अब इससे बेसिकली प्रिजर्व करना क्लीन वाटर को हम लोग बिल्कुल छोड़ चुके हैं, लाइक पानी इतना ज़्यादा हम लोग ज़ाया कर रहे हैं। अब जो वाटर है वो बेसिकली इसेंशियल है, लाइक मेन कंपोनेंट है लाइफ का, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में की वजह से पानी इस हद तक पोल्यूट हो चुका हुआ है कि बाजू का तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी पीने के लिए भी मैसर नहीं है प्रॉपर। अब जो पॉपुलेशन की रैपिड ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है, उसकी वजह से जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर की वजह से जो वाटर की क्वालिटी है, मतलब जो क्लीन वाटर की क्वालिटी है, वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट कर रही है। क्लीनिंग द एयर की बात कर लें फर्दर तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, मतलब जो फैक्ट्रीज़ वगैरह शुरू हो चुकी हुई थी इसकी वजह से, और जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास साफ़ एयर मुहैया नहीं है हम लोगों को। मतलब बेसिकली इसमें एयर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अफेक्ट हुई है। अब एयर की क्वालिटी अफेक्ट हो रही है तो बेसिकली वो ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी। जब आप सांस लोगे आपके अंदर गंदी हवा आ जाएगी तो उससे तो फिर आप बीमार ही होगे। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में एयर पोल्यूशन जैसे इश्यूज़ काफ़ी हद तक जो है फेस करने पड़ रहे हैं, और एसिड रेन भी इसी का कॉज है एयर पोल्यूशन का, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस है। फर्दर ये कि प्रिजर्विंग द फॉरेस्ट, तो हम लोग बिल्कुल इस चीज़ की भी केयर नहीं कर रहे हैं। दरख्तों की कटाई रोज़ हो रही है, जंगल ख़त्म होता जा रही है। इवन अमेज़ोन जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, उसके बारे में भी यही सुना रिसेंटली मैंने कि वो भी उसका काफ़ी हद तक जो हिस्सा है वो ह्यूमन उसके लालच में आ गया, ह्यूमन्स उसमें मतलब के रहना शुरू हो गया, उस जंगलों की कटाई शुरू हो चुकी है। तो हमें उसको भी बचाना पड़ेगा अपने एटमॉस्फेयर को और अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो गया है, लैंड क्लियर करने की वजह से इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, और उसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस नहीं हो रहा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका हुआ है हमारा। फर्दर ये कि सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट का जब पॉइंट नंबर 5 है, तो इसमें बेसिकली बात ये करें कि सोसाइटल वैल्यूज़, बिलीफ और ऑपरेशंस जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से। मतलब जैसे इन्वायरमेंट को ट्रीट करें उसकी वजह से हमारे काफ़ी तक बिलीव्स वगैरह जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। इकोनॉमिकल राइट्स वगैरह भी इसमें है, उसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं, कम्युनिटी को इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स आ रहे हैं,
और एक सस्टेनेबल सोसाइटी को अचीव करना मुश्किल होता जा रहा है। फर्दर ये कि सस्टेनेबल सोसाइटी एंड द वर्ल्ड की बात करें, इसका लास्ट पॉइंट नंबर 6, तो इसमें बेसिकली उन्होंने बात की कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें एक सस्टेनेबल लिविंग सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब कि हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा, वाटर की जो रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग वेस्ट को, उसको भी हमें मतलब कि रिसाइकिल करना पड़ेगा, और अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके अलावा अपने माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा कि आप मतलब कि चीज़ों को नेचुरली यूज़ करें और जो है बेटर फ्यूचर की तरफ जाए। इंटरडिपेंडेंस का जो फिनोमेना उसको यूज़ किया जाए नेचर के साथ। ओवरऑल जो ये चैप्टर है इसी बारे में कि किस तरीके से इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। चैप्टर नंबर 43 की बात करूँ सोशल चेंजेस की, तो इसमें बेसिकली 4 पॉइंट्स इनको ज़रा उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। सो बेसिकली जो सोशल चैलेंजेस हैं या चेंजेस हैं वो रेफ़र कर रहे हैं कैसी सोशल स्ट्रक्चर को, उसके रिलेशनशिप को सोसाइटी में, जो कि शिफ्ट करता रहता है विद द पीरियड ऑफ टाइम। अभी इन सर्कल कर रहा है पॉपुलेशन डायनामिक्स को, फैमिली स्ट्रक्चर्स को, रिलेशनशिप्स जो ह्यूमंस के रिलेशनशिप्स हैं उनको, और उसके अलावा हमारे कल्चरल नॉर्म्स को। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो कल्चर चेंजेस आ रहे हैं हमारे कोई भी वो मैक्रो या माइक्रो लेवल दोनों पे हमारे कल्चर चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा जो सोसाइटी है वो कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ चेंज में, मतलब वो हर टाइम कहीं ना कहीं वेरी करती रहती है। उसके अलावा कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो काफ़ी चेंज हो रही है। जैसे कि इसमें कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कल्चरल लैग के बारे में, जहाँ पे बेसिक्स का मतलब ये है कि जो मटीरियल है, कल्चरल मटीरियल है, वो इवॉल्व होता है नॉन कल्चरल मटीरियल में। जैसे कि एटीट्यूडल वैल्यू जिसकी एग्जाम्पल है, evolving of the material culture into the non-material culture. फर्दर ये इसके 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल चेंजेस हैपन एट ऑल द टाइम। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो सोशल चेंजेस है वो इंटेंशनली भी हो सकते हैं और अनप्लान भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट जो हैं वो सोसाइटी पे लेके आते हैं। फर्दर ये कि उन्होंने नेक्स्टली बात की है इंटेंशनल, जो मैं बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी आप लोगों के साथ, इंटेंशनल चेंजेस की। फर्दर ये कि सोशल चेंजेस की बात की जो कि कंट्रोवर्शियल है, मतलब कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आ चुकी हुई हैं, और जो लोग हैं वो सर्टेन चेंजेस को वेलकम करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट पर डैमेजेस हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। फर्दर ये कि जो लास्ट पॉइंट है हमारा, सम चेंजेस मैटर मोर देन अदर्स। सो इसमें उन्होंने डिस्कस किया कि कुछ जो चेंजेस हैं वो फ्लीट हैं, कुछ लास्टिंग इम्पैक्ट्स हैं ट्रांसफॉर्म करने पे सोसाइटी को, जो कि सिग्निफिकेंट वे में एक इम्पैक्ट दे रहे हैं। उसके अलावा इसके जो एविडेंट है, मेन एविडेंट जो कि इम्पैक्ट कर रहा है नेचुरल सोसाइटी को, वो टेक्नोलॉजी है। मतलब कि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी बहुत हद तक डैमेज होना शुरू हो चुकी हुई है। फर्दर चैप्टर नंबर 44 है हमारा। सो इसमें जो उन्होंने डिस्कस किया कॉजेज़ ऑफ सोशल चेंजेस। सो इसमें उन्होंने 4-5 चेंजेस के बारे में बताया। पहले तो ये कि जो सोशल चेंजेस है वो कहाँ से ड्राइव हुए हैं, तो एक इंटर कनेक्टेड कॉज है जिसमें कि सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस कर रही है और डिफरेंट वे से इन्फ्लुएंस कर रही है। कल्चर चेंजेस की हम बात कर लें तो कल्चर चेंजेस में बेसिकली ये कल्चर एंड चेंजेस में इनोवेशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, जिसकी और डिफ्यूजन्स हो रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो हमारी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है। उसके अलावा जो हमारी इन्वेंशंस हैं वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को कंबाइन करके न्यू प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, आइडियाज़ बना रही हैं, डिस्कवरीज हो रही है। जैसे कि डिस्कवरीज ले लें, मेडिकल की एडवांसमेंट आ रही है। उसके अलावा इन्हेंस हो रही है अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड की, और मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट किया गया। डिफ्यूजन्स की बात कर लें तो इसमें फैसिलिटेट किया गया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कल्चर को, ट्रेड्स को बिटवीन सोसाइटीज़, और जो कि चेंजेस ब्रिंग कर रही है हमारे कल्चर में और हमारे सोशल रिलेशनशिप्स में। कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी अगर आप लोगों को याद हो लास्ट में हमने पढ़ी थी, तो उसमें ये था कि किसी भी जगह पे जो इनइक्वालिटी की वजह से कोई टेंशन जनरेट हो, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे।
अब बेसिकली इसमें हुआ क्या कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में पोजेस किया था कि जो कैपिटलिस्ट थे और वर्कर्स के बारे में काफ़ी हद तक इसमें बताया गया था। सो एग्जैक्टली उसी के बारे में कि इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी काफ़ी मतलब कल्चर या सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी 2 हाफ्स में, अपर क्लास एंड लोअर क्लास कह लें, या फैक्ट्री ओनर्स और वर्किंग क्लास में। इसके बारे में उसके बाद आइडिया एंड चेंजेस का जो टॉपिक है, इसमें लाइक न्यू आइडियाज़ ड्राइव होना शुरू हो चुके हैं जो कि शेप कर रहे हैं सोसाइटीज़ को अपने मैसेजेस के थ्रू। अब इसमें हमारे रिलीजियस बिलीव भी आ सकते हैं, जैसे कि अब मतलब सोशल स्ट्रक्चर्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे रिलेशनशिप भी काफ़ी हद तक इसमें इफेक्ट। डेमोग्राफिक चेंजेस हैं वो भी बड़ा एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि जो पॉपुलेशन की एज है या एजुकेशन है या ऑक्यूपेशन चेंजेस हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। माइग्रेशन को अर्बनाइजेशन के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अलावा फीमेल पार्टिसिपेंट्स के इंक्रीज़ होने की बात हो रही है। लेबर फोर्स की बात करें, इन्वायरमेंटल चेंजेस में बेसिकली काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं हमारी इन हरकतों की वजह से। लाइक नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, डिग्रेडेशंस हो रहे हैं और लोग माइग्रेट करना शुरू हो चुके हैं, न्यू ऑक्यूपेशंस हो चुके हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं। फर्दर मॉडर्नाइजेशन की बात करें हम, तो मॉडर्नाइजेशन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्टार्ट होती है। अगर हम वेरी फर्स्ट स्टेज देखें मॉडर्नाइजेशन का, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ है। मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई 20th सेंचुरी में, तो ये मॉडर्निज्म स्टार्ट हो चुका था। फर्दर ये कि जो हमारी स्मॉल कम्युनिटीज़ थी वो डिक्लाइन हो रही थी। डाइवर्सिटी के तौर पे पर्सनल चॉइसेस एक्सपेंड होनी शुरू हो गई थी, मतलब कि हर कोई इंडिविजुअल अपने तरीके से सोचना शुरू हो चुका हुआ था। मॉडर्न सोसाइटीज़ की जो थी फॉरवर्ड थिंकिंग शुरू हो गई, टाइम कंसेशन शुरू हो गया था। उसके अलावा जो था इनोवेशंस, जो ट्रेडिशंस थे उसकी जगह पे इनोवेशंस रिप्लेसमेंट हो चुकी थी। बेसिकली जो इनके कॉजेज़ थे सोशल चेंजेस के, वो इंटरेक्ट और ओवरलैप कर रहे थे। और सोशल एवोल्यूशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह भी इसमें काफ़ी हद तक आ चुकी थी। चैप्टर नंबर 45 की बात करें मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की, तो बेसिकली इसमें डिस्कस किया कि मॉडर्निटी क्या और पोस्ट मॉडर्निटी क्या। अब बेसिकली जो मॉडर्निटी है वो रेफ़र करती है अडैप्शन से, मतलब सोशल पैटर्न्स को, और जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में अडैप्ट किया गया मॉडर्निटी उससे रेफ़र करती है। अब ये स्टार्टिंग बेसिकली इसका जो स्टार्ट हुआ वो 18th सेंचुरी में इसका स्टार्ट शुरू हो चुका था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जब प्रिंटिंग प्रेस की भी शायद इन्वेंशन हुई थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट तब भी शायद इन्वेंशन हुई थी। ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटीज़ बन रही थी, और जो मॉडर्नाइजेशन का ये बेसिकली प्रोसेस है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें चेंजेस आ रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे, मॉडर्न बिहेवियर चेंज हो रहे थे, प्रैक्टिसेस मतलब आ रही थी। उसके अलावा जो मॉडर्निटी थी वो बाउंड कर रही थी कल्चर पैटर्न्स को, सोशल स्ट्रक्चर्स को, इंस्टीट्यूशन तो सोशल नॉर्म्स को। कल्चर पैटर्न में डिस्कस ये किया गया है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी उसको होमोजेनिटी और लिमिटेड टॉलरेंस के साथ मतलब उसमें चेंजेस आ रहे थे। इन कंट्रास्ट अगर बात हो रही है तो मॉडर्न सोसाइटीज़ जो थी वो एग्जिबिट कर रही थी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को, सब कल्चर को, और हायर टॉलरेंस थी डाइवर्स नॉर्म के लिए। ट्रेडिशनल लुक्स जो थी, लाइक जो पहले की सोसाइटीज़ थी, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वो पास्ट को देखती थी, मतलब कि वो पास्ट से अपने सोल्यूशन ढूंढती थी। बट जो मॉडर्न सोसाइटीज़ थी वो फ्यूचर पे फोकस करना शुरू हो गई थी, मतलब कि एनर्जी सोर्सेज पे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पर रिले करना शुरू हो चुके हुए थे। फर्दर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो थी वो एस्क्राइब स्टेटस था उनका, मल्टीपल रोल्स प्ले करती, प्राइमरी रिलेशनशिप से। बट जो मॉडर्न सोसाइटी थी उसमें न्यूमरस लाइक अचीव स्टेटस आ चुका था न्यूमरस हद तक। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड रोल थे, सेकेंडरी रिलेशनशिप से। मॉडर्न सोसाइटी जो थी वो मैस मीडिया यूज़ करना शुरू हो चुकी थी, मतलब एजेंसीज फॉर सोशल मीडिया कंट्रोल था, एक्सपीरियंस था। सोशल इनइक्वालिटी की बात हो रही थी। फर्दर अगर हम बात करें रिलीजन्स वगैरह, इसमें काफ़ी हद तक मतलब बेसिकली सारे पैरामीटर्स जो थे वो चेंज होते जा रहे थे। ट्रेडिशनल चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। पोस्ट मॉडर्निटी की हम बात करें यहाँ पर, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आई थी, उसके अलावा इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी शुरू हो चुकी थी, एसोसिएट थी। अब इसने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की करेक्टरिस्टिक्स से एक्सटेंसिव इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हो चुका था, सरप्लस गुड्स का मतलब
गुड एंड सर्विसेज का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका था। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन आ गया, मतलब जब मैस मीडिया आया तो काफ़ी तक इंफॉर्मेशन फैलना शुरू हो गई, ग्लोबल कम्युनिकेशन शुरू हो गई, डिबेट शुरू हो गए थे मॉडर्निटी पे, प्रोग्रेस पे, उसके अलावा रोल ऑफ साइंस पे, कल्चरल शिफ्ट्स पे, और उसके अलावा जो सोसाइटी में चेंजेस आए थे उसके बारे में। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी उसके अलावा एम्फसाइज कर रही थी आइडियाज़ को मटेरियल थिंग्स के ऊपर, जिसके रिजल्ट में जो फैमिली स्ट्रक्चर और वैल्यूज़ थी वो शिफ्ट होना शुरू हो गई, और जो डिबेट्स हैं वो कंटिन्यू थे, मतलब स्टिल जो है वो डिबेट्स वगैरह कंटिन्यूली चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस चेंज होना शुरू हो गए थे, और जो थी मॉडर्निटी उसने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लिव इम्पैक्ट किया हमारे सोसाइटी पे, उसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड्स पर, और जो चैलेंजेस थे वो फेस करने पड़ रहे थे।